नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर एक गंभीर मसले को लेकर आपके सामने हूं। मसला है, मुद्दा है बीजेपी, आरएसएस और मोदी में मचे घमासान पर नड्डा ने मुहर लगा दिया है। इसी को विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे दोस्त, इस मुद्दे पर लगभग मेरा 20 वीडियो हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और हर वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि क्या चल रहा है मोदी, मोहन भागवत यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच में। दोस्तों, मैं जो आप लोगों तक लाता रहा, बताता रहा, कहता रहा, उसकी पुष्टि अब जेपी नड्डा ने कर दी है। मैं पूरे विस्तार से आपको हमेशा यह बताता रहा कि ये तीनों धड़े आपस में आमने सामने और इनमें घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान आज का नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया। 2019 में भी नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं जीतते, क्योंकि आरएसएस तभी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुका था। खाइयां बन चुकी थी, दूरियां बन चुकी थी। धीरे धीरे वो बहुत गहरी होती गई। बीजेपी में 3 धड़ा हो गया। एक गुजरात लॉबी का, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का असली कैडर का, और तीसरा आरएसएस लॉबी का या आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी में लोगों का, जो आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस से आए हुए हैं या आरएसएस के लिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इन सब के पीछे एकमात्र मूल कारण रहा अडानी। बाकी अडानी को छोड़ करके नरेंद्र मोदी ने वही किया है जो आरएसएस चाहती थी। आरएसएस जो डायरेक्शन दिया, आरएसएस जो चाहती थी, आरएसएस जिस तरह का माहौल देश में बनाना चाहती थी, जिस तरह से सत्ता चलवाना चाहती थी, जिन लोगों को जहां चाहे बिठाना चाहती थी, जिनको जहां चाहे जिनको हटाना चाहती थी, माने सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में वही हो रहा था, वही हो रहा है और वही हुआ जो आरएसएस चाहती थी, बस एक मुद्दे को लेकर, और वो है अडानी का मुद्दा। अडानी का मुद्दा मतलब नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद। अडानी का मुद्दा मतलब नरेंद्र मोदी का अडानी से पूरी तरह से भारत के लिए एक सेल डील तैयार कर लेना, या यूं कह सकते हैं कि भारत को अडानी के हवाले कर देना। और इस मुद्दे को आरएसएस हमेशा अंदर के अपने प्लेटफॉर्मों पे जब भी बातचीत होती थी वहां उठाया करता था। शुरू से मैं कह रहा हूं, कम से कम 8-9 साल से। नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि मैं इनके बीच रहा हूं, इनको जानता हूं, जो तय था करने के लिए कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना है, नरेंद्र मोदी वो ना करके एसआईटी का गठन किया। धोखा नरेंद्र मोदी ने वहीं से शुरू किया। आरएसएस को वहीं से बात चुभने लगी। आरएसएस से हटके नरेंद्र मोदी निर्णय लेने लगे दूसरे तीसरे दिन से। यूं कह सकते हैं कि आरएसएस से भी उतना ही बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी ने किया जितना बड़ा छल उन्होंने देश से किया, जितना बड़ा छल उन्होंने भारत स्वाभिमानियों से किया। हालांकि कानिया रामदेव तो उनसे अंदर से मिले हुए थे, लेकिन बाकी जो लोग थे जो भारत स्वाभिमान के नाम पर नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, जुटे हुए थे, राष्ट्रवाद को लेकर आगे चल रहे थे, और खास करके राजीव दीक्षित के भाषणों से प्रभावित थे, उनके स्वदेशीकरण से प्रभावित थे, उनके स्वदेशी अभियान से प्रभावित थे, वो भारत स्वाभिमानी सब के सब, उनके सामने जो विजन रखा गया उनमें से मैं भी एक हूं, वो उस पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का शपथ लेते ही धोखा करना शुरू किया, झटका देना शुरू कर दिया।
और वस्तुतः यही विजन आरएसएस का भी था। आरएसएस देश को अपने तरीके से चलाना चाहती थी। आरएसएस पूंजीवादी संगठन है। आरएसएस कभी भी राष्ट्रवादी संगठन नहीं रहा है। जब इतिहास आरएसएस का देखेंगे, आरएसएस आज भी राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आज भी पूंजीवादी संगठन ही है आरएसएस, और सिर्फ पूंजीवादियों के लिए काम करती है। लेकिन बात बिगड़ी तब जब नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी पूंजी यानी पूरा का पूरा लूटा हुआ माल, ब्लैक मनी जो चोरों के पास था, उसे अंदर अंदर बंदर बांट करके नरेंद्र मोदी उसे अंडरग्राउंड करके विदेशों में ही रोक लिया और वहां से डायरेक्ट इंशर्ट करवा करके फॉल्स कंपनियां, फेक कंपनियां बनवा करके उसके जरिए या तो कुछ पैसे आरएसएस या दूसरे भगवा दलालों को दिया, कुछ पैसे इन्होंने अपनी पार्टी को दिया और दिलवाया, और बाकी सबका सब ब्लैक मनी अडानी पर लुटा दिया, अडानी को दे दिया, वाया विनोद अडानी या वाया मेहुल चौकसी, नीरव मोदी या जितने भी नरेंद्र मोदी के इंट्रूडर हैं, जितने भी नरेंद्र मोदी के स्पाई हैं जो विदेशों में रहते हैं या विदेश में गए या बसे हुए हैं और जिनके नामों से इन्होंने ट्रांसफर करवाया, जिनके नामों से अंडरग्राउंड तरीके से फेक कंपनियां बना करके, फॉल्स कंपनियां बना करके उनके जरिए भारत में पैसा लाया, वो सब का सब अडानी को दिया। यहां से बात बिगड़ने लगी। इस बात को मैं कई बार उठा चुका हूं। मैंने कहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में 3 धड़े बने हुए हैं। एक आरएसएस, दूसरा बीजेपी जो कि अब मोरओवर आज की बीजेपी को योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, और तीसरा धड़ा है नरेंद्र मोदी का यानी गुजरात लॉबी। और सबसे खतरनाक धड़ा यही है, सबसे लीडिंग पावर में यही है, सबसे थ्रेटिंग पावर में यही है, सबसे ज्यादा थ्रेट करके लोगों को, पूरी पार्टी को डरा करके सब कुछ करवाने की कंडीशन में, पोजीशन में यही है, यानी गुजरात लॉबी, यानी नरेंद्र मोदी, यानी मोदी जनता पार्टी, मोदी समर्थित भारतीय जनता पार्टी। यह लड़ाई चलती रही। 2019 में पुलवामा करवा करके नरेंद्र मोदी जीत तो गए, अगर ना करवाते आरएसएस भी साथ नहीं था, आरएसएस भी बहुत से मुद्दों पर नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, मना किया था, रोका था। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल पर आरएसएस बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा था, चुपचाप बाहर से शांत था या डिप्लोमेटिकली बोल रहा था, लेकिन अंदर से समर्थन नहीं कर रहा था। दोबारा जब नरेंद्र मोदी ने किसान बिल लेके आए, 3 किसान बिल, पूरे देश को लूट कर फिर से वही अडानी की झोली भरने के लिए, तब भी आरएसएस अंदर से समर्थन नहीं कर रहा था उनके इस मुद्दे का। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिद पर 13 महीने तक किसानों को बिठाए रखा, 750 किसानों को मार डाला। उसके बाद यूपी के चुनाव को देखते हुए समझौता किया, लेकिन फिर से आपने देखा किसान जब उन्हीं के वादों को याद दिलाने के लिए निकले, तब उन पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पहले की तरह ही उन पर रास्ते में कील ठोकी गई, रोडे खुदवाए गए, सब सारे अत्याचार किए। नरेंद्र मोदी ने जितना अत्याचार करना था सब कुछ किया इन 10 सालों में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बना इनके बीच फूट का, वो मुद्दा बना अडानी। सब कुछ लूट कर अडानी को देना किसी को अच्छा नहीं लगा। सब कुछ लूट कर अडानी के हवाले कर देना, देश को पूरा अडानी को बेच देना, देश के इंस्टीट्यूशन को अडानी के हवाले कर देना, देश, यहां तक कि देश की प्राइवेट कंपनियों को भी गन पॉइंट पर, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी के गन पॉइंट पर उनको डरा धमका करके उनकी कंपनियां छीन करके भी अडानी को दे देना, ये काम जो इन 9 सालों में किया नरेंद्र मोदी ने, उससे आरएसएस इत्तेफाक नहीं रखता था। लूट से उसे कोई परहेज नहीं था, लूट का माल अकेले अडानी को देने से परहेज था। और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही लूटपाट वाले लोग हैं, चोर उचक्के टाइप के लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। बाहर से भी गए, दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी भी वहां गए हैं, और वहां के भ्रष्टाचारी तो हैं ही ज्यादातर। और उन सबका यही इरादा था पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को लूटना, लुटवाना और हिस्सेदारी लेना, कमाना, खाना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लूट को कॉर्पोरेटाइज किया, लूट को हाई लेवल पर लेके आए, और पूरे देश में जो लूट मचाया नरेंद्र मोदी, वो अकेले अडानी को दिए, या फिर अपने कुछ गुजराती मित्रों को दिए, कुछ अपने मित्रों को दिए।
उनमें से शायद ही कोई गुजराती हो, बाकी तो इनके जो 20-22 लोगों को नरेंद्र मोदी ने लाभ पहुंचाया वो ज्यादातर गुजराती हैं, और ओवरऑल वही ब्लैक मनी होल्डर भी थे। उन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च किया, जिसे नोटबंदी का नाम दिया, भ्रष्टाचार मिटाने का बहाना करके। जबकि नोट बाजार में उतारने से 8 बजे रात आकर लोगों को हड़काने की से पहले ही नोट का डिस्ट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी कर चुके थे, अपने लोगों के पास पैसे पहुंचा चुके थे। आपने क्योंकि उसका प्रमाण बाद में मिला, क्योंकि आपने देखा कि लोगों को 4000 या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे थे। एक बैंक को भी एक लिमिट थी, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे बांटने के लिए, एक ब्रांच को, एक जोन को शायद। ऐसी स्थिति में किसी के पास 2000 की गड्डियां और 100 मतलब लाखों, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कहां से आ रहे थे, कहां से पकड़े जा रहे थे? वो नोट कैसे पहुंचे उनके पास? बैंक के पास बांटने के लिए नरेंद्र मोदी दे नहीं रहे थे। सब कुछ कह रहे थे कि मैं अपने अंडर में कर रहा हूं, और पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, देश के सामने रो करके ड्रामा कर रहे थे कि मुझे 50 दिन दे दीजिए। इन सारे ड्रामों के बीच लोगों के पास कैसे पैसे पहुंचे? कहने का मतलब वो भी साबित हो गया। जो भी किया नरेंद्र मोदी ने, तब से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों के साथ लूट की कोशिश, पहले भूमि अधिग्रहण बिल ला करके, फिर 3 किसान बिल ला करके, जो भी एक कदम नरेंद्र मोदी ने एकमात्र अडानी के लिए ही उठाया, देश के लिए कुछ भी नहीं किया। देश के लिए लॉलीपॉप देते रहे। उस लॉलीपॉप पर कभी और दूसरे वीडियो में बताएंगे, जैसे धारा 370 या फिर 3 तलाक या फिर राम मंदिर या हिंदू मुसलमान, ये जो करते रहे ये लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन जो लूट पूरे देश में मचाई, जैसे जीएसटी लागू करना, जीएसटी से पूरे बिजनेस कैडर को तोड़ दिया, मध्यवर्गीय बिजनेस खत्म हो गया, सबका सब अडानी के हाथ में चला गया, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उनके पास वकील थे। मैंने कई बार यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी, आज भी नरेंद्र मोदी एक फॉर्म भर दें जीएसटी का पूरी तरह से बिना किसी के सहयोग से, तो वो जीएसटी लागू करने के योग्य हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीएसटी आम आदमी के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इंटायर एमए पास हैं, पता नहीं और क्या क्या एजुकेशन उनके पास है, दूसरा और एक्सपीरियंस भी है। उस सारे एक्सपीरियंस का उपयोग करके नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं कि एक फॉर्म भर के दिखा दें जीएसटी का, और एक जीएसटी नंबर लेके दिखा दें। नहीं ले सकते, उतना नॉलेज ही नहीं है, उतना पढ़े ही नहीं है। पढ़ने के लिए वाले ही कहते हैं डिग्रियां दिखाना और सही में पढ़ना, शिक्षा, वो तो उनके साफ दिखाई दे रही है आप लोगों के सामने। तो ये सारे कारण, मतलब अडानीवाद और अडानी के कारण, गुजरातवाद और गुजरात के गुजराती माफियाओं से जुड़ जाने के कारण, सब कुछ लूटकर उनको देने के कारण, भारतीय जनता पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए, और आरएसएस के लोग, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से दूरी बना लिया। अब रही बात, आप ये कह सकते हैं कि कहां दिखाई दे रहा है, कहां आरएसएस आवाज उठा रहा है, कहां आरएसएस कुछ कर रहा है, ये कह सकते हैं, आपको शंका हो सकती है मेरे दोस्त। जिस ईडी, सीबीआई, आईटी का डर नरेंद्र मोदी पूरे देश के, पूरे विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, यहां तक कि डरा करके अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, सारे चोरों को डरा करके अपनी पार्टी में मिला दे रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को ईडी और सीबीआई की धमकी देकर अपने गोल में मिला ले रहे हैं, गैंग में मिला ले रहे हैं। आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त कि वो क्या आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो आवाज उठाने की हिम्मत करते, उनके साथ ऐसा नहीं करते? ऐसा भी तो नहीं है। ईडी उनके घर पे भी पहुंचती, और उसका प्रमाण आपके सामने है। सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। सतपाल मलिक नरेंद्र मोदी के राज्यपाल भी रह चुके हैं, प्रदेश के 2-3 जगह रह चुके हैं। लेकिन सतपाल मलिक जैसे ही नरेंद्र मोदी के असली चेहरे से नकाब उतारना शुरू किया, वैसे ही सतपाल मलिक पर ईडी का भी दबाव बढ़ा, सीबीआई का भी दबाव बढ़ा, आईटी का भी दबाव बढ़ा, कई बार रेड भी हो चुकी है, न जाने क्या क्या उनके साथ किया जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन से बाहर आ रहा है, जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा था, उनके साथ रहने के बाद भी बोल रहा था, उसके साथ वही हुआ जो वो विपक्ष के नेताओं के साथ किया।
विपक्षी पार्टियों के साथ किया, उनको तोड़ना, उनके लोगों को मिलाना, उनके लोगों को डराना धमकाना, अपने आप देख रहे हैं। चलिए, ये सब चल रहा था और उसका कारण रहा कि नरेंद्र मोदी का ये अतिवाद, अडानी के प्रति अतिवाद, नरेंद्र मोदी ने अत्याचार कर दिया, पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश के हाथ में 5 किलो अनाज का कटोरा थमाकर उनकी सारी संपत्ति छीनकर अडानी को दे दिया। अडानी अडानी अडानी, सिर्फ अडानी के लिए ही नरेंद्र मोदी ने कुछ किया, चाहे विकास किया, चाहे विनाश किया, चाहे सर्वनाश किया, चाहे जो भी किया, सबका साथ सबका विकास। अकेले एक अडानी ही सब है और अकेले अडानी का ही साथ है नरेंद्र मोदी का। आप देख सकते हैं उनके कार्यकाल को, उनके, और अब तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, उनके अब इनकम टैक्स में भी आगे लगाई जा रही हैं, वो अपने ऑफिसों में भी आगे लगाई जा रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ धोखा सिर्फ नहीं किया है, अपनी पार्टी के अंदर भी धोखा किया है, ठगी की है, चोरी की है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि इसका कारण रहा इनके बीच घमासान। तो अब वो घमासान चरम पर आ चुका है। मैंने पहले ही, जब चुनाव से पहले ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे इस बार संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, प्रधानमंत्री की तो छोड़ दीजिए। और आरएसएस ने मना भी किया इशारों में कि नरेंद्र मोदी चुनाव ना लड़ें, और नरेंद्र मोदी की उम्र भी हो चुकी है, वो जाएं, मतलब छोड़ें, रास्ता दें दूसरे को। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे है ही नहीं, आसानी से, मतलब एक अयोग्य आदमी जब किसी योग्य पद पर बैठ जाता है तो वो उस पद को छोड़ने के लिए सर्वनाश कर देता है। ऐसे कह सकते हैं गांव में कि न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ब, इस तरह की नीति। ये सारा घमासान चल रहा था। आज मैंने आपके सामने फिर से ये मुद्दा इसलिए उठाया मेरे दोस्त, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने साफ तरीके से चल रहे घमासान के ऊपर से जो पर्दा पड़ा हुआ था खोल दिया। वैसे मेरा जहां तक अनुमान है, जेपी नड्डा दिखाने की कोशिश तो करते हैं गुजरात लॉबी में होने का, लेकिन जेपी नड्डा भी गुजरात लॉबी में नहीं है। जेपी नड्डा या दूसरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिनका भी नाम ले लीजिए, चाहे जिस किसी को, शिवराज सिंह चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, जितने भी भारत में, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से दूसरे कैडर के नेता, मतलब दूसरी लॉबी, दूसरी कतार के नेता जितने भी हैं, सबके सब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, और सबके सब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में हैं और साथ खड़े हैं। आपने एक बात देखी होगी कि जब अरविंद केजरीवाल ने एक सगुफा या सच जो भी समझ लीजिए, यह बात कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद हटा दिया जाएगा अगर फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो, लेकिन कोई भी सामने आकर इस पक्ष में बयान नहीं दिया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ ही आगे भी रहेंगे उसका। और बड़े जैसे अमित शाह मोदी तो दे नहीं सकते, आरएसएस का कोई तो दे नहीं सकता, क्योंकि आरएसएस और योगी में वही रिश्ता है जो मोदी और योगी में है, यानी 36 के आंकड़े इन तीनों में हैं, आरएसएस, मोदी और बीजेपी यानी योगी। तो कोई दे नहीं सकता था। जो साइलेंटली योगी के साथ है वो इस समय बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पक्ष में बयान कौन देता? सबसे बड़ी बात, खैर इसको छोड़िए। तो जेपी नड्डा ने जो इंडियन एक्सप्रेस में यह बात खुलकर कही कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़ी है, अपने निर्णय लेती है, अपने तरीके से चलती है, अपने तरीके से चलाती है। यानी सवाल पूछा गया था साथ के लिए, खास करके वोट मांगने और इन सब चीजों के लिए। जेपी नड्डा ने सीधे इनकार कर दिया, और ये इनकार, ये जेपी नड्डा का बयान नरेंद्र मोदी के दबाव में है, दिया गया है। असल में नरेंद्र मोदी आरएसएस को इस वक्त भी थ्रेट करना चाहते हैं जेपी नड्डा के साथ यह बयान दिलवा करके। वो ये बताना चाहते हैं कि मुझे मालूम है तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो दूसरे विपक्ष के साथ हुआ है। यह इशारा है नरेंद्र मोदी का, इनडायरेक्टली थ्रेट कह सकते हैं इसे, और इसीलिए जेपी नड्डा ने बयान दिया। यह बयान भी जब आप देखेंगे उसमें भी जेपी नड्डा ने बड़ी बड़ी बारीकी से, बड़ी सावधानी से बयान देने की कोशिश की। यानी उन्हें ये, मैंने कहा कि जेपी नड्डा भी मोदी गुट में नहीं है, भले ही अभी डेपुटेशन पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अलग बात है। उन्हें पता है कि उनका क्या होने वाला है, जो योगी का होगा वही उनका भी होगा। कोई भी
मतलब मोदी, शाह या कुछ गिने चुने लोग या गुजरात लॉबी के अलावा कोई भी पॉलिटिक्स में कम से कम अपर लेयर पे तो नहीं रह पाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जीते, संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, देश को खत्म करेंगे, अपने आप को डिक्लेयर करेंगे आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सब कुछ होगा। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी का जो वो मंसूबा है कि आगे सैकड़ों साल, हजारों साल तक कुछ गुजराती माफिया भारत पर राज करे और पूरा देश उनकी गुलामी करे, जिसकी परिणति आपने देखा अडानी को सब कुछ सौंपने का। और उसका खतरा क्या है उसको भी मैंने कई बार आपके सामने रख चुका हूं। कैसे खतरा है? एयरपोर्ट सील कर देंगे या पोर्ट सील कर देंगे, सीमेंट फैक्ट्रियां सील कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, जो चाहे कर सकते हैं अडानी। माने पूरे देश का गला दबा सकते हैं, सांसें रोक सकते हैं, किसानों की खेती बंद कर सकते हैं, उन्हें बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, ट्रैक्टर नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, अगर पैदा कर लेंगे तो उनका सामान नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब पूरे देश का गला दबाने की पोजीशन में अडानी है और इस पोजीशन में अडानी को लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और सिर्फ इसी साजिश के तहत कि पूरे देश को गुलाम बनाया जा सके कुछ माफियाओं का। समझ गए? और यह बात अब किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, यह बात किसी भी कीमत पे आरएसएस को भी बर्दाश्त नहीं है। यह बात मैं 8 साल से कह रहा हूं, 2019 के चुनाव से पहले से भी कह रहा हूं। मैंने कहा कि 2019 के में ही ये निपट गए होते नरेंद्र मोदी, अगर पुलवामा नहीं करवाए होते। षड्यंत्रों के बल पे चुनाव जीतना इनकी खासियत है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उनकी राजनीति खत्म हो रही है, उनकी राजनीति का द एंड होने वाला है, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, यह मानकर चल सकते हैं। मैं डिक्लेयर कर चुका हूं मेरे दोस्त कि 10 जून को राहुल गांधी भारत के 16वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिए तब आपको आराम से समझने में आसानी होगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, डर के मारे, ईडी के मारे, सीबीआई के मारे, जैसे शरद पवार के भतीजे, क्या अजीत पवार क्या नाम है उनका, जो भी है नाम समथिंग, या फिर जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहां के वो शिवसेना से टूटे हुए या एनसीपी से टूटे हुए उनके भतीजे हैं वो, या फिर ऐसे बहुत से लोग, जैसे अगर बिहार का नाम लें तो बिहार में एक नीतीश कुमार हैं। ऐसे बहुत से पार्टी हैं, बहुत से दल हैं जो आज डर के मारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, सबके सब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, शिवसेना आगे चलकर एक हो जाएगी और वो भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। आप देख लीजिएगा, अजीत पवार भी वापस आ जाएंगे अपने चाचा के पास, एनसीपी भी एक हो जाएगी पुरानी के साथ। नीतीश कुमार वैसे भी पलटू कुमार हैं, वो भी छोड़ छाड़ करके भाग कर आ जाएंगे। जो छोटे मोटे दल हैं, जैसे रामविलास पासवान के बेटे जो हैं चिराग पासवान, या फिर ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे दल हैं, छोटे छोटे दल, अपना दल, तुम्हारा दल, हमारा दल, न जाने कितने दल हैं, वो सारे के सारे मोदी को एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो जो मैं आज इतने दिनों से कहता रहा, इन तीनों में घमासान मचा हुआ है और उसका परिणाम है अगला रिजल्ट, इस चुनाव का रिजल्ट, और इस चुनाव के रिजल्ट पर इसका असर होगा। वो अब जेपी नड्डा ने भी उस पर मुहर लगा दी है। यह वीडियो बस इसी बात के लिए आपके सामने रखना था और रखा।